हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ताहिर परवेज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सीएम क्लासेस। आज आइए हम चर्चा करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। इससे पहले की दो क्लासेस में हमने बात किया था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आज हम जो बात करने वाले हैं वो न्यूटन्स के गति का तीसरा नियम यानी थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले, न्यूटन्स थर्ड लॉ को जानने से पहले एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको आपको समझना है। वो टॉपिक है इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, आइए सबसे पहले इंपल्स समझते हैं, उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम बात करेंगे। इंपल्स एक्चुअल में ये होता है इंपैक्ट ऑफ फोर्स। इंपैक्ट ऑफ फोर्स, इसी को बोलते हैं इंपल्स। ठीक है, यानी किसी भी बल का प्रभाव क्या होता है। अगर किसी बॉडी पर कोई बल लगाया जाता है तो उस बल का प्रभाव क्या होता है, और प्रभाव जानने के लिए आपको जानना होगा दो चीजें, कि कोई भी बल कितने न्यूटन का, यानी कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है फोर्स, कितने न्यूटन का लगाया जाता है। दूसरी चीज है इसमें टाइम। ये दो चीजें, किसी भी फोर्स का इंपैक्ट जानने के लिए सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि कितने न्यूटन का या कितने डाइन का फोर्स लगा हुआ है। ठीक, दूसरी चीज ये है कि वो कितने समय के लिए लगता है। ठीक है, इसी को इंपल्स कहा जाता है कि कितना उसका प्रभाव है किसी बल का, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। ठीक है, यहां पे क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए कोई फोर्स लगाया जाता है। ठीक है, फोर्स फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम जब अप्लाई किया जाता है तो इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, इसी फोर्स को हम बोलते हैं इंपल्स। इंपैक्ट ऑफ फोर्स यानी इंपल्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो इसको एक्सप्रेस करने का फॉर्मूला है इंपैक्ट ऑफ फोर्स यानी इंपल्स का, वो I इज इक्वल टू इंटीग्रल F dt। ये ठीक है, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पे दो कंडीशंस हैं। ठीक है, या तो फोर्स अगर कांस्टेंट है, ठीक है, किसी निश्चित समय के लिए अगर निश्चित मात्रा का फोर्स अगर लगाया जाता है, अगर F कांस्टेंट है तो जाहिर सी बात है जब इंटीग्रल हम करते हैं तो अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी उसमें इंक्लूड आती है तो उसको इंटीग्रल से बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे I इज इक्वल टू F इंटीग्रल dt, और ये हो जाएगा I इज इक्वल टू F dt, सॉरी F t, dt का इंटीग्रेट करेंगे तो ये t हो जाएगा। ये है इंपल्स का फार्मूला, I इज इक्वल टू F इंटू टी। ठीक है, इंपल्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और किसी निश्चित समय के लिए या किसी शॉर्ट टाइम के लिए जब कोई बल लगाया जाता है, कोई फोर्स लगाया जाता है, तो जो इंपैक्ट प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, इंपल्स बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करने का जो एक्चुअल फार्मूला है वो है I इज इक्वल टू F, ये फार्मूले से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वो कंडीशन है जब फोर्स कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं है, कांस्टेंट वेरिएबल है, तो इंटीग्रेट करके हम इस फार्मूले से इंपल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट है तो आप डायरेक्टली टाइम इनटू फोर्स, समय और फोर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है हमारा इंपल्स निकल जाएगा। ठीक है, इंपल्स को डिराइव करने का एक फार्मूला और है, वो है जैसे न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था। न्यूटन सेकंड लॉ में क्या पढ़ा था कि फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। ठीक, यहां पे आप अगर इसको F इज इक्वल टू, इसको आप सीधे dp अपॉन dt भी लिख सकते हैं फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा,
तो आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या तो आप करना चाहें तो कर ले। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अगर, तो एफ डी टी इज इक्वल टू डीपी, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसको हम इंटीग्रेट अगर करते हैं, ठीक है, तो एफ डी टी इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे डीपी, ठीक है। तो यहां पे एक चीज देखिए, ये एक्चुअल में आ जाएगा एफ टी इज इक्वल टू, अगर एफ कांस्टेंट है यानी फोर्स कांस्टेंट है उस केस में ये एफ टी आ जाएगा, और ये डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और एफ टी क्या है हमारा, हमने बताया एफ टी जो होता है फोर्स इनटू टाइम, वो इंपल्स होता है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू, आप सीधे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू डेल्टा पी। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन मोमेंटम, जो मोमेंटम में जो चेंज होगा उसी चेंज को क्या कहा जाएगा, इंपल्स कहा जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा इंपल्स है वो चेंज इन मोमेंटम है, ठीक। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वो फोर्स होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये थी हमारी कहानी इंपल्स की, ठीक है। एक तरीके से और रिप्रेजेंट किया जा सकता है इंपल्स को, जैसे कि हमने पढ़ा है कि जैसे जो एफ टी ग्राफ होता है, ठीक है, एफ टी ग्राफ, इसमें कोई भी एफ टी ग्राफ अगर है, फोर्स और टाइम का ग्राफ है, तो एरिया अंडर द ग्राफ वही चेंज इन मोमेंटम होगा, ठीक है। एफ टी ग्राफ में क्या होता है, जैसे कोई ग्राफ है, सपोज ये फोर्स और ये टाइम, ठीक है। अगर ये हमारा ग्राफ है, ठीक, तो इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वो चेंज इन मोमेंटम होगा, और चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, इंपल्स, ठीक। आई इज इक्वल टू डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स, ठीक है। तो इंपल्स के ये कई सारे फार्मूले, बट एक सिंपल सा फार्मूला जो है वो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी, ठीक है। इसी मेन फार्मूला यही है। यहाँ पे एफ कांस्टेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट अगर एफ कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अगर नहीं तो उसका भी आप इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो ये तो था इंपल्स। अब आइए हम चलते हैं अपने असली टॉपिक पर, जो कि है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये देखिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। बेसिकली हमें कई बार समझने में ये दिक्कत होती है कि बहुत कॉन्सेप्चुअली जो है हम एरर कर जाते हैं, कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक्शन और रिएक्शन के नियम को समझाने के लिए हम ये कहते हैं कि जैसे हमने किसी को एक झापड़ मारा और बदले में उसने भी हमको एक झापड़ मार दिया, तो ये है एक्शन का फिर रिएक्शन होगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, एक्शन और रिएक्शन में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला तो इसकी डेफिनेशन है, टू एवरी एक्शन there is an equal and opposite reaction, ठीक। ये जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो एक बेसिक डेफिनेशन कह लीजिए, उस डेफिनेशन में ही सारे इसके कॉन्सेप्ट छुपे हुए, ठीक है। यहां पे एक शब्द आया एक्शन और यहां पे आया है एक शब्द रिएक्शन, ठीक है। ये दो चीजें, यानी ये शो कर रहे हैं कि एक्शन और रिएक्शन यानी दो तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहां पे एक चीज जो सबसे पहला निकल के आया वो ये है कि देयर इज ए पेयर ऑफ फोर्सेस, इज ए पेयर ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्सेस। यानी कि यहां पे एक फोर्स नहीं है बल्कि दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है।
यहां पे क्या है, एक्शन और रिएक्शन ये शो कर रहा है कि एक फोर्स लगा और बदले में उसके अपोजिट भी एक फोर्स लगा, तो इसका मतलब है कि एक फोर्स इधर से एक उधर से, यानी पेयर ऑफ फोर्सेस हो गए। दूसरी चीज ये बता रही है कि इक्वल, दूसरा पॉइंट इसमें जो है वो इक्वल होंगे, यानी एक्शन यानी क्रिया जो होगी एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल होंगे। हम अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसमें है अपोजिट होंगे, मतलब उनकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी। तो ये तो एक इसकी डेफिनेशन से ही 3 पॉइंट निकल गए, एक्शन एंड रिएक्शन आर अपोजिट। ये 3 चीजें तो इसके डेफिनेशन से ही, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है, इसके डेफिनेशन से ही निकल गई कि पहला तो एक्शन और रिएक्शन यानी 2 तरीके के फोर्सेस होंगे, पेयर ऑफ फोर्स होंगे, ठीक। दूसरी चीज है एक्शन और रिएक्शन वो इक्वल होंगे, उनका जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो इक्वल होगा। तीसरी चीज है एक्शन और रिएक्शन की डायरेक्शन जो होगी वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट में होगी। एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट का मतलब 180 डिग्री पे उनकी डायरेक्शन होगी, ठीक। अब इसमें कुछ और बेसिक रूल है, उसको हम समझते हैं, ठीक है। बेसिक रूल ये है कि पहला, एक्शन और रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन प्रोड्यूसेस एट सेम टाइम। अब इससे हम एक चीज समझते हैं, जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल दिया कि जैसे हमने किसी को एक झापड़ मारा, बदले में उसने हमको भी एक झापड़ मारा, ठीक। तो बेसिक जो रूल है एक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, कि एक्शन और रिएक्शन जो है वो दोनों सेम टाइम में प्रोड्यूस होंगे, यानी जैसे ही एक्शन लगा तुरंत उसी क्षण में रिएक्शन भी हुआ। तो हमने किसी को मारा और बदले में उसने हमको मारा, तो ये टाइम डिफरेंस हो गया, एक पल का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो यानी कि जो हमने जो अभी एग्जांपल में लिया वो एग्जांपल सही नहीं है एक्शन और रिएक्शन को परिभाषित करने के लिए। जो दोनों फोर्सेस होंगे एक्शन और रिएक्शन वो सेम टाइम पर होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि एक्शन और रिएक्शन जो होंगे वो डिफरेंट बॉडीज पर लगेंगे, ठीक है। अभी हम एक एक चीज को डायग्राम से क्लियर करेंगे। तो एक्शन रिएक्शन क्या होंगे, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। इसको भी क्लियर करते चलते हैं, बहुत क्लियर कट समझते हैं इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्शन और रिएक्शन पहली चीज की सेम टाइम पे है, तो हम सेम टाइम को डिफाइन कर रहे हैं, बट इसको क्या है, इसको मैथमेटिकली या ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे कि सेम टाइम पर एक्शन और रिएक्शन। बट आपको ये समझना है कि एक्शन और रिएक्शन जो होंगे वो सेम टाइम पे प्रोड्यूस होंगे, जैसे ही एक्शन लगा उसी क्षण जो है रिएक्शन हो गया, ठीक। दूसरी चीज है जो एक्शन और रिएक्शन जो है डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं, इसको जरा सा क्लियर करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम अगर लेते हैं कि ये कोई सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, इस पर एक पिंड, एक बॉडी रखी हुई है, अगर इसका मास m है, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे सबसे पहले कि इसका मास जो है वो क्या होगा, वो पृथ्वी की तरफ, मान लिया अगर ये पृथ्वी का गोला है तो पृथ्वी के सेंटर की ओर इसका मास लगेगा, ठीक है, वेट, ठीक है। वेट जो होगा इसका पृथ्वी के सेंटर की ओर होगा, ठीक। तो ये एक फोर्स हो गया। दूसरा फोर्स है इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या सरफेस ऑफ कांटेक्ट पर एक फोर्स, ये सरफेस क्या है, इस पिंड पर लगाएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, जिसको कि नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। अब यहां पे आप देखिए जो सेकंड हमने पॉइंट यहां पे डिस्कस किया, एक्शन और रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज,
ठीक है। तो पहली चीज, और दूसरी चीज ये है, इसमें एक पॉइंट और आता है, एक्शन और रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आप जब समझ पाएंगे तभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर रिप्रेजेंट कर बनाना हो तो उस केस में अगर आप ये बेसिक रूल नहीं समझे रहेंगे तो कभी भी आप इस चीज को बना नहीं पाएंगे, ठीक है। यहां पे देखिए, इसमें ये कहा गया है कि सेम नेचर के होने चाहिए। तो क्या यहाँ पे जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द बॉडी, बॉडी पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो एक गुरुत्वाकर्षण बल है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन है, यानी mg यानी वेट एंड n नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या है, और नॉट ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर के नहीं है, तो इसलिए ये एक्शन रिएक्शन का फॉर्मूला इस पर लागू नहीं होता। अब आइए समझते हैं, तो फिर एक्शन रिएक्शन कैसे हम उसको बता पाएंगे कि क्या है। तो देखिए, एक बल लगाया पिंड ने पृथ्वी पर, ठीक है, सॉरी, पृथ्वी ने पिंड पर एक बल लगाया जो है इसका वेट mg, ठीक, w वेट हो गया। लेकिन साथ ही साथ पिंड ने भी तो एक, हमने पढ़ा है ग्रेविटेशनल फोर्स में, आगे आएगा तो काफी डिटेल में हम पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि दोनों पिंड एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इक्वल फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब ये है, अगर पृथ्वी का मास कैपिटल M है, ठीक है, तो इधर से एक फोर्स लगेगा इस तरफ, ठीक, वो होगा mg, ठीक। तो इस केस में क्या होगा कि इसका और इसका दोनों का, ठीक है, दोनों का क्या हो जाएगा, वो सेम नेचर के हो गए, तो वो नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी, वो हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो हो गया सेम नेचर के, तो वो एक्शन रिएक्शन हो सकता है। एक पृथ्वी जिस बल से इसको अपनी तरफ खींचती है, दूसरा ये पिंड जो है पृथ्वी को जिस बल से खींचता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात ना करें, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन को, अगर हम नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने वाला फोर्स अगर देखें तो कौन सा है, देखिए, इसने क्या हुआ, इस पिंड ने इस पे एक फोर्स लगाया, ये जो mg जो इसका फोर्स है, वेट है, वो क्या है, वो तो इस पिंड पर पृथ्वी द्वारा लगा गया है, वो तो एक अलग फोर्स हो गया। लेकिन इस पिंड द्वारा इस सरफेस पे जो बल लगेगा वो है, वो इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। यहां पे आप देखिए, एक्चुअल में तीन तरह के फोर्स लग रहे हैं। एक है नॉर्मल रिएक्शन जो कि इस पिंड के द्वारा इस सरफेस पे लग रहा है, ठीक है, तो वो है फोर्स, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन। और एक है ये सरफेस इस पिंड पर भी एक फोर्स लगा रहा है, वो है नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला, ठीक। तो तीसरा फोर्स ये है इस पिंड का जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यानी वेट के कारण जो बल लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, वो अलग चीज हो गई, वो वेट हो गया W = mg, ठीक है। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो आप देखिए, यहाँ पे क्या ये दोनों फोर्सेस इस महत्वपूर्ण जो इसके बिंदु है, जो नियम है, इसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। पहली चीज आप देखिए, एक्शन रिएक्शन सेम टाइम पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसकी तो कोई बात नहीं करनी, ये किसी जैसे ही रखा जाएगा पिंड, वो दोनों फोर्सेस लगेंगे, तो इसको तो ये ऑलरेडी फुलफिल्ड है। बात आती है सेकंड की कि क्या डिफरेंट बॉडीज पर एक्शन और रिएक्शन लग रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है वो किस पे लग रहा है ये लग रहा है इस सरफेस पर, ठीक है, ये पिंड जो है इस सरफेस पे जो फोर्स लगा रहा है वो एक नॉर्मल रिएक्शन, और ये वाला नॉर्मल रिएक्शन जो है ये क्या है, ये सरफेस इस पिंड पर लगा रहा है, तो इसका मतलब डिफरेंट बॉडीज पर फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। और नेचर भी सेम है, ये तीसरी कंडीशन भी फुलफिल, दोनों तीनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, यानी कि ये दोनों जो है, ये नॉर्मल रिएक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, डिफरेंट बॉडीज पर लग रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गए, ये एक दूसरे का एक्शन रिएक्शन हो गया, ठीक है। और एक एग्जांपल समझते हैं कैसे इसमें होता है, देखते हैं। जैसे कि रस्सी से
ऐसे यहां से कोई अगर इससे कोई पिंड लटका हुआ है, इसका मास m है, ठीक है, और ये रस्सी है, ठीक है, इस रस्सी पे इस पिंड पर एक फोर्स लग रहा है mg, इसका वेट, ठीक। अब जब ये वेट नीचे लग रहा है तो रस्सी पे टेंशन लगेगा T, ठीक। तो क्या ये T और mg, T एंड mg एक्शन रिएक्शन है या नहीं, ये सवाल है, ठीक है। T यानी टेंशन और mg यानी वेट, क्या ये एक्शन रिएक्शन है या नहीं। तो अब देखिए, ये जो mg लग रहा है वो पिंड पर लग रहा है, जो बॉडी है उसी पिंड पर, उसी बॉडी पर लग रहा है, और ये जो टेंशन है ये रस्सी पर लग रहा है, लेकिन रस्सी इसको खींच रही है, यानी कि इनडायरेक्ट में देखा जाए तो इसी पिंड पर ये टेंशन लग रहा है, ठीक है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि ये जो है ये दोनों T और mg दोनों सेम बॉडी पर लग रहे हैं, इसलिए ये एक्शन रिएक्शन नहीं हो सकते। दूसरी चीज ये है, एक्शन रिएक्शन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि इनका नेचर सेम नहीं है। ऊपर एक फोर्स है वो टेंशन है, टेंशन, ठीक, और दूसरा है वेट, mg जो है वो क्या है, वेट है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये दोनों फोर्सेस का नेचर अलग अलग है, ठीक है। यहां पर एक फोर्स और लगेगा, यहां पे रस्सी पे, वो नीचे की तरफ, ठीक है, इस पॉइंट पर लगेगा एक फोर्स, वो भी T होगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, ठीक है। तो ये ऊपर वाला T और नीचे वाला T, अगर आप इसको कहना चाहें T1 T2 से रिप्रेजेंट करें, T1 और T2, तो T1 और T2 क्या है, एक्शन और रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने क्राइटेरिया बताई कि सेम टाइम प्रोड्यूस होना चाहिए, सेम टाइम पे, सेम नेचर के होने चाहिए, डिफरेंट बॉडीज पर लगने चाहिए, ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो इसलिए T1 और T2 क्या है, एक्शन और रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसका कुछ व्यवहारिक एग्जांपल एक्शन और रिएक्शन का हम समझते हैं। जैसे कि एक पिस्टल है, ठीक है, ये कोई पिस्टल है, ठीक, यहां से एक बुलेट इसकी निकल रही है, ठीक है, इसकी बुलेट निकल रही है। अगर पिस्टल से कोई बुलेट निकल रही है तो आप देख रहे होंगे कि पिस्टल पीछे की ओर धक्का देती है, ठीक है। तो पिस्टल अगर पीछे की तरफ धक्का दे रही है, इसका मतलब ये हुआ कि, और बुलेट आगे की तरफ बढ़ रही है, तो बुलेट को आगे जाने के लिए पीछे एक फोर्स लग रहा है, जिस फोर्स के कारण ये पीछे की ओर, पिस्टल पीछे की ओर क्या होती है, धक्का देती है, ठीक है। यहां पे भी एक्शन और रिएक्शन का नियम लागू होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें यह होता है कि दोनों फोर्सेस जो होते हैं वो सेम नेचर के होते हैं, प्लस डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर, डिफरेंट बॉडीज पर लग रहे होते हैं। एक बुलेट पे लग रहा है, दूसरा पिस्टल पे लग रहा है, सेम हो गया, ठीक है, और अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो ये है एक्शन और रिएक्शन। एक एग्जांपल और समझते हैं, जैसे कोई आदमी जब दौड़ रहा होता है तो आगे की तरफ क्यों बढ़ता है? आगे की तरफ बढ़ने का कारण ये है, जब तक कोई पिंड तब तक आगे नहीं बढ़ सकता अगर रेस्ट में है। न्यूटन का पहला नियम ये कह रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, या तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो करती रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल ना लगा दिया जाए, ठीक है। तो अगर रेस्ट में है उसको मोशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा। तो बल लगा कौन रहा है? आप देखिए, हमारा जो मस्कुलर फोर्स है यानी मसल्स का फोर्स है, वो तो हमारा फोर्स देखा जाए तो पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ लग रहा है। हम पृथ्वी को धक्का दे रहे हैं, बदले में वहां पे क्या होता है, हमारे पैर पे पृथ्वी रिएक्शन करती है, ठीक। तो रिएक्शन के कारण वो हमको धक्का देती है, हम पहले उसको पृथ्वी को धक्का देते हैं, एक्शन हुआ, और उसी के जस्ट उसी टाइम पे पृथ्वी हमें एक फोर्स लगा करके धक्का देकर के आगे बढ़ाती है। तो देखने में तो सिंपल सी चीज है, बस इसमें टेक्निक यही है कि यहाँ पे न्यूटन्स के थर्ड लॉ को बहुत बारीकी से आप रीड कर सकते हैं कि पृथ्वी भी हमको धक्का देती है, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ये था पूरा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था, इसमें हमने एक एक पॉइंट को बारीकी से समझा। बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही निकल करके आते हैं, और न्यूटन सेकंड लॉ ही बेसिक, सबसे एलिमेंट्री आप कह सकते हैं, सबसे बेसिक नियम वही है, और बाकी दोनों नियम जो है उसी से ड्राइव है, ठीक है। तो हमारा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो में कुछ कमियां हो तो आप कमेंट्स में बताते रहें, साथ ही साथ हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।